अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन और इस वक्त हमारे साथ हैं फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ से बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। रऊफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो रऊफ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मेरा ख्याल है कुछ साउंड में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम रऊफ से आगे बात करेंगे। फिलहाल जो लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स के लिए कैंप लगाया गया वो ख़त्म हो गया, उस हवाले से हमें बात करनी है और जानने की कोशिश करनी है कि इस कैंप का मकसद क्या था। पहले आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट। नए हेड कोच का पाकिस्तान टीम का बैकअप बनाने की तैयारी। 3 रोजा कैंप में क्रिकेटर्स ने भरपूर जान मारी। लाहौर में व्हाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में 3 रोजा कैंप लगाया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने मशकें की। कैंप में बैटिंग बॉलिंग के साथ फील्डिंग पर खास तवज्जो दी गई। हेड कोच ने कहा, व्हाइट बॉल टीम में ऐसे खिलाड़ी की जगह नहीं जो अच्छा फील्डर ना हो। That's just part of evolution. For me, fielding is critical. In white ball cricket, there's no room in a squad for somebody who can't field. You just can't hide people in the field these days. So that'll be a real push for me. कैंप के लिए 22 प्लेयर्स को बुलाया गया, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी और अब्दुल्ला शफीक भी शामिल थे। कैंप में पीएसएल में परफॉर्मेंस देने वाले मुस्तकबिल के सितारों को भी लोहा मनवाने का मौका दिया गया, जिसमें अली रजा, ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज भी एक्शन में नजर आए। ठीक है जी, फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ अब हमारे साथ हैं, अब उनसे राब्ता हो गया है। रऊफ, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ख्याल है अब्दुल रऊफ से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है और राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा है। इस कैंप को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान की अभी फौरन तो कोई सीरीज नहीं है और जो वाइट बॉल की प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से टीम को आगे लेके जाना है, इस पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं। सिलेक्शन कमेटी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि यही सिलेक्शन कमेटी आगे कंटिन्यू करेगी या इसमें चेंजेस आएंगे। कुछ बातें ये चल रही हैं कि अजहर अली आगे नहीं रह पाएंगे या असद शफीक की जगह नहीं होगी। अलीम डार पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है, तो पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत सारे सवाल हैं। और अब अब्दुल रऊफ से एक बार फिर एक आखिरी बार ट्राई करते हैं। रऊफ, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। तो रऊफ, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीरीज हुई, बहुत सारी आपकी ट्वीट्स में देख रहा था और आपको इस बात पे जरा ज्यादा नाराजगी थी कि एक ऐसी टीम जो कि यूएई से हार कर आई हुई है और उसके खिलाफ हम जो सुपरस्टार्स खिला रहे हैं वो भी नहीं खिलाने चाहिए थे और ज्यादा और मजीद लड़कों को मौका देना चाहिए था। क्या ये सही बात है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें कि आपने जो आपके यंगस्टर्स हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, जो आप जिन्होंने अभी पीएसएल में परफॉर्म किया, जो पूरा साल इस इंतजार में रहते हैं कि कोई वीक टीम आएगी, हमें उसके खिलाफ चांसेस वगैरह मिलेंगे, तो उनको कब चांस मिलेंगे? अगर एक जब आपके होम ग्राउंड पे मैचेस हो रहे हैं, होम क्राउड के सामने हो रहे हैं, तो अगर आप अपने यंगस्टर्स को वहां भी चांस नहीं देंगे, और फिर उससे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपके पास में परफॉर्मेंसेज क्या है, आपके पिछले 4 साल की क्या परफॉर्मेंस रही है, जिन बॉलर्स को आपने चांस दिया है इस सीरीज में, या आप वर्ल्ड कप उठाकर देख लें, T20 वर्ल्ड कप देखें, आईसीसी की जो चैंपियन ट्रॉफी अभी हुई है जिसमें 4 दिन के बाद हम बाहर हो गए थे, जो अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें हम पहले 2 मैचेस में शिकस्त खाकर बाहर हो गए, फिर न्यूजीलैंड की सीरीज, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज है, फिर वनडे सीरीज, और उसके बाद बांग्लादेश से यहाँ पे व्हाइट वॉश, फिर इंग्लैंड से सीरीज आ रहे हैं, फिर वेस्ट इंडीज से सीरीज बड़ा मुश्किल बराबर कर सके हैं, तो आप फिर उनको क्यों कंटिन्यूसली उनको चांसेस वगैरह देते जा रहे हैं? एक तरफ तो जिनको बिठाया उनके लिए इतना रोना गाना हो रहा है कि अब आप कह रहे हैं कि जो खेले वो भी नहीं खेलते। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमें एक चीज ये डिसाइड कर लेनी चाहिए, और हम बार बार बोल के थक गए हैं कि जब लोअर रैंक टीम्स आए तो आपके स्टार प्लेयर ना हो, तो फिर ये जो कुछ पेड, मैं तो कहूंगा पेड ही कहूंगा, कुछ कैंपेन्स चलना शुरू हो जाती हैं। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो शुरू हो जाते हैं कि बाबर के साथ नाइंसाफी हो गई, फिर यहाँ शाहीन को होना चाहिए था, रिजवान की भी बात हो रही है। इनकी जरूरत क्या है बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए, ये फिर बेसिक इश्यूज है आपके क्रिकेट के, जो आपके फंडामेंटल इश्यू है, जिनको हल किए बगैर आपका क्रिकेट बोर्ड आगे बढ़ ही नहीं सकता। आप चाहे जो मर्जी कर लें, जब तक आपका ऊपर जो हाई अथॉरिटी से लोग बैठे हुए हैं उनको क्रिकेट की अवेयरनेस नहीं होगी, उनको नहीं पता होगा कि आगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी किस तरह करनी है। जो आपका थिंक टैंक है वो सिफारिशों पर बेस करेगा,
जिस तरह अभी आपने 5 मेंटोर रखे थे यूजलेस, आपने उनको एक स्पार्शी तौर पर कल्चर को फरोग दिया और उनको आपने ओब्लाइज किया, और फिर फ्रॉम नोवेयर अब उनको आप कहते हैं कि हमें रिजाइन कर दें तो हम आपको अगले पैसे भी नहीं देंगे, और उस पर भी वो डटे हुए कि हमें हमारा बकाया जाए तो वापस करें तो हम रिजाइन करेंगे। इसी तरह का आपका थिंक टैंक है। आपने देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में आपकी टीम थी वो किधर है, जो जिम्बाब्वे लेकर गए हैं वो यंगस्टर्स किधर चले गए, जो साउथ अफ्रीका लेकर गए थे वो किधर चले गए, अच्छा, जिनको आपने पीछे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में खिलाया वो किधर चले गए। तो आपको तो पता अजीबो गरीब किस्म के फैसले कर रहे हैं जिनका ना कोई सारा ना पाँव है। कोई कोच आता है वो अपनी मर्जी करता है, कोई सिलेक्टर आता है वो अपनी मर्जी करता है, ना इनको कोई पूछने वाला है ना इनको कोई बताने वाला है। अच्छा, अभी पहले हम, क्योंकि हम कैंप का टॉपिक निकला था, हमने पैकेज भी चलाया था, तो पहले उस पर हम बात कर लेते हैं। ये जो व्हाइट बॉल का कैंप लगा माइक हैसन की निगरानी में, इसका पर्पस क्या था आपके ख्याल में? देखिए, इसका पर्पस तो यही, जो आगे आपकी जो सीरीज है आने वाली, जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 आपके वनडे हैं और 3 टेस्ट मैच, 3 T20 मैचेज हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद फिर आपने जब नया कोच हायर किया है तो फिर वो जब भी आप किसी नए आदमी को कोच हायर करेंगे और स्पेशली जब फॉरेन कोच को हायर करेंगे तो उसमें फिर जो आपके जितने भी व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं जिनको आप पहले पास्ट में खिलाते रहे हैं या अभी करंट खिला रहे हैं, जो आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होंगे, उनको वो डेफिनेट उसको वो इसमें वो चाहेगा कि उनको देखना चाहेगा और फिर आगे अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे और अपने विजन पे वो काम करना चाहेगा। मेरा तो यही ख्याल है कि सिर्फ इस वजह से लगाया गया कि वो जितने भी आपके व्हाइट बॉल प्लेयर्स हैं वो उनकी स्क्रूटनाइज हो सके नए कोच के सामने। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात हम सिलेक्शन कमेटी के हवाले से भी कर लेते हैं। कल इस पे बहुत बात चल रही थी, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार की बात की जा रही है। ठीक है, अलीम डार को तो उसमें डालने पे ही बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे कि सिलेक्शन कमेटी में एम्पायर का क्या काम है। और बाकी जिन दोनों फॉर्मर प्लेयर्स की, फॉर्मर क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको तो मतलब उनका तो वैसा रोल भी नहीं था। बात तो ये कि वो जो सिलेक्शन हुई थी वो आकिब जावेद ने ही की थी। आज भी आकिब जावेद उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं अकेडमीज के साथ साथ। तो तब्दीली क्या आएगी अगर आप तब्दीली करना चाह रहे हैं कुछ? तो देखिए, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो सिस्टम है जब तक आप उसको जांचेंगे नहीं, जब तक इनसे आप इनको जवाबदेह नहीं ठहराएंगे और इनको क्वेश्चनेबल नहीं करेंगे, उस वक्त तक आपका सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। आपने किसी ने आकिब जावेद से पूछा कि भाई जो आपने पीछे ब्लंडर्स किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के पहले 4 दिन में ही बाहर हो गया, जिसको 25 साल के बाद होस्ट कर रहा था, इतना बड़ा इवेंट, और उसके बाद जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, जो हरकतें आपने की हैं गैरी क्रिस्टन के साथ या ग्लेस्पी के साथ, जिस तरीके से साजिश करके उनको निकलवाया, फिर कहां से आपने छलांग लगाई है, कभी आप हेड कोच बन गए, कभी बॉलिंग कोच, कभी मैनेजर, कभी वहां की अकेडमी में चले गए और फिर कभी सिलेक्शन कमेटी में चले गए। तो जब तक आप इनसे इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो फिर अगला बंदा भी आके इसी तरह के डिसीजन लेगा। उनको पता कि हम जिस तरीके से मर्जी क्रिकेट बोर्ड पे चलाएं, जिस तरह मर्जी इसको यरगमाल बनाएं, जिसको जिस तरह मर्जी अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें, अपने जो इवल पर्पज है उसको जिस मर्जी तरीके से हम आपसे हल करवाएं, तो हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जो क्या करें या तैयार करें, तो जब तक इनको आप पूछेंगे नहीं तो उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका। अच्छा, अब एक बात चल रही है कि सिलेक्शन कमेटी के साथ साथ एक ऑब्जर्वेटरी कमेटी, नाम देखें बड़े अच्छे अच्छे सोच के लाते हैं, जिसमें सिकंदर बख्श फॉर्मर फास्ट बॉलर और सरफराज अहमद का नाम भी आ रहा है कि वो हो सकते हैं और वो नजर रखेंगे। तो मेरे हिसाब से आप क्रिकेट कमेटी को कोई भी नाम दे दें, वो रहती क्रिकेट कमेटी ही है। ये उसी तरह की कमेटी होगी जो कि टूथलेस होगी, पावर तो कोई होगी नहीं। जाहिर है जो सिलेक्शन कमेटी है वही है, तो उसके ऊपर ऑब्जर्वेटरी कमेटी इस तरह की कोई चीज बनाने की जो बातें चल रही है, क्या उससे कोई फायदा होगा आपके ख्याल में? मेरा नहीं ख्याल किसी भी किस्म का कुछ भी फायदा होगा, क्योंकि ये सिर्फ इनको ऑब्लाइज किया गया है। ये जो जिसकी कोई साजिश तगड़ी आ जाती है पीछे से, उसको ऑब्लाइज करने के लिए एक नई कमेटी, कभी ऑब्जर्वेटरी कमेटी हो जाती है, कभी सिलेक्शन कमेटी हो जाती है, कभी मेंटोर्स हो जाते हैं, कभी कोचेज हो जाते हैं, कभी मैनेजर बन जाते हैं, कभी असिस्टेंट मैनेजर बना जाते हैं, और डिफरेंट तरह के जो ओहदे हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब वन मैन शो होगा तो इसी तरह के लोग ऑब्लाइज हो गए, इसी तरह की कमेटियां बनेगी। बस रंग वो जिस तरह एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बेस उसकी वही रहेगी, मगर रोजाना हर महीने के बाद उसका रंगो रोगन ऊपर से चेंज करके या लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाएगी कि हमने फलाने को ले आया, उसकी जगह उसको ले आए, उसकी जगह उसको ले आए, मगर एंड से रिजल्ट तो वही निकलेगा। क्योंकि जब तक आप ये देखिए, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलते। सिस्टम चलते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, आपको एक विजन के साथ सिस्टम को आगे बढ़ाना पड़ता है, आपको लॉन्ग टर्म नीचे प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको 20-25 साल नीचे ग्रास रूट पे आप वहां से काम करके ऊपर आए होते हैं, तो फिर आपको सारा जो सिस्टम है आपके फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, फिर आपका एक
स्ट्रॉन्ग गवर्निंग बोर्ड होना चाहिए जो आपसे क्वेश्चन पूछ सके कि भाई जो आपने ब्लंडर्स किए उनका आकर जरा गवर्निंग बोर्ड में बताया ना किस वजह से किए हैं, क्योंकि किसी की रात की जागीर तो नहीं है। पाकिस्तान की टीम में 25 करोड़ अवाम इससे डायरेक्टली एफिलिएटेड है, तो फिर उनको जवाब तो देना चाहिए ना। तो यहाँ पे तो कोई जवाब ही नहीं देता, बस इस तरह की कमेटियां बना के, इस तरह की सिलेक्शन कमेटियां बना के, इस तरह की टीमें बना के ये आपस में एक दूसरे को ऑब्लाइज कर रहे होते हैं। सही बात है। और साथ साथ किसी भी चीज में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप देखें कि पहले वो चैंपियंस कप और उसका चैंपियंस T20 और पता नहीं क्या क्या, वो सब भी खत्म, मेंटोस भी खत्म, तो वो वहां पे इतना वक्त, पैसा, एनर्जी सब कुछ जाया किया और उसके बाद हासिल क्या हुआ? जी बिल्कुल, कुछ भी नहीं हासिल, क्योंकि हो ही नहीं सकता ना। कि आप देखेंगे इससे पहले वहाब रियाज को ऑब्लाइज करते रहे, कभी इसको कोच लगा देते थे, कभी मैनेजर बना दिया, कभी असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, कभी मेंटोर्स में लगा दिया, कभी सिलेक्शन कमेटी में बना दिया, कभी मेंटोर्स का ऊपर मेंटोर बना दिया। तो यानी कि आप ऑब्लाइज कर रहे हैं डिफरेंट लोगों को, जो आपके करीबी लोग हैं, आप उनको मुख्तलिफ तरीकों से उनका पैसा बनवा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट से थ्रू। और जहां पर आपका असल पैसा रहना चाहिए, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ होनी चाहिए नीचे क्लब लेवल पर, जो आपकी नर्सरी या जो आपका ग्रास रूट है, जहां से आपको पूरा 99% आपका टैलेंट ऊपर आता है, वहां पर आप 1 रुपया भी स्पेंड नहीं कर रहे और वो उसी तरह बेचारे वो बेयारा मददगार हैं। ठीक है, साथ ही रहिएगा रऊफ। ये छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। और अब्दुल रऊफ हमारे साथ हैं, उनसे बात चल रही है। साथ साथ आपको बताऊं कि माइक हैसन ने कहा है कि ऐसी टीम बनाना चाहता हूं जो लोगों के दिल जीते, जिसको लोग दिल से इज्जत करें। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन चीज़ों को हैंडल करके ऐसी पोजीशन में लाना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी वो जो है आगे चीज़ें सही तरीके से चलती रहें। क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Back to trying to maximise talent. You know, that's the role of any head coach, and I guess I do that by building relationships. You know, coaches at any level, and particularly Pakistan, have been exposed to lots of different coaches. You know, they've been told lots of different things, they've tried different things, but they've ended up where they are for a reason. You know, I know how Salman Aliaga trains, I know how he works, how he thinks. Look, I'd like the Pakistan public to go, hey, this is a great team to watch. This is a team that we have a huge amount of respect for, and I think if I can leave that sort of legacy, because I think when you leave, if when you leave things fall over, then you haven't done a great job. For me, it's about building that succession planning as well. रऊफ, मैं ये जानना चाहूंगा, माइक हैसन बहुत अच्छे प्लान्स और बड़ी एक अच्छी सोच के साथ आए हैं, लेकिन यही चीज मुझे जेसन गैलिस्पी में भी दिखी थी। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, उनसे बातें हुई थी, तो वो बहुत होपफुल थे कि वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। और ऑब्वियसली इसी तरह का गैरी कर्स्टन का भी पीछे का एक्सपीरियंस है। तो पाकिस्तान के साथ ये फॉरेन कोचेस आते तो बड़े प्लान्स के साथ हैं, तरीके तो बहुत सारे सोचते हैं, लेकिन कामयाब क्यों नहीं हो पाते? देखिए, बेसिक इशू ये है कि ये लोग भी प्रोफेशनल है और ये भी पैसा, डेफिनेट पैसा बनाने के लिए चाहते हैं, और ये किसी एक जगह पे स्टे करने के लिए नहीं आते, क्योंकि ना तो ये उम्र के हिस्से में है कि ये बहुत लंबा यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और ना ही इनमें इतनी कोई कैपेसिटी है, ना इतनी एबिलिटी है कि ये जितना भी पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर है या ग्रास रूट स्ट्रक्चर है उसको ओवरऑल कर सकें। तो इस वजह से फिर इनका फेलियर हो जाता है। फिर क्योंकि इस सिस्टम में पैसा बहुत ज्यादा आ गया, फिर हमारे साबका प्लेयर्स की भी एक लॉबी है जो जिनके बारे में जेसन गिलेस्पी ने कहा था कि ये क्लाउन्स हैं और ये बैठे हुए पीछे बैठकर साजिशें करते रहते हैं। तो इनको भी ये टेस्ट लग चुका है, काफी कोई 8, 10, 12 लोगों का ग्रुप है। तो ये फिर अकेडमी में इन्वॉल्व होते हैं, कभी मेंटोर्स बन जाते हैं, कभी कोचिंग स्टाफ में आ जाते हैं, ये इनके खिलाफ साजिशें शुरू कर देती हैं और फिर इनको इनके कदम यहाँ पे जमने नहीं देते। इशू ये है कि जब ये इस तरह के बयान देते हैं तो उसका आपको पूरा बैकग्राउंड देखना चाहिए, क्योंकि ये न्यूजीलैंड की नहीं है, कोई आपकी 1-1.5 करोड़ की आबादी नहीं है, और वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि हर बच्चे को वो उठाते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल लेवल से, फिर उसकी ग्रूमिंग करते हैं और फिर उसको सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ पे नीचे सारे का सारा जो आपका सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कोलैप्स है। जब तक ये मुझे इसलिए इनकी हर बात झूठ लगती है, वजह इसकी ये है कि क्योंकि इन्होंने तो इनको तो पाकिस्तान के पूरे शहर में फिरे ही नहीं है, ना डिस्ट्रिक्ट में गया ना रीजन में गए, इनको तो ये तक नहीं पता कि पाकिस्तान के टॉप के रीजन कौन से हैं, पाकिस्तान के कौन से जो रीजन रहते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन पाकिस्तान की, ये तो इनका काम भी नहीं है ना। इनके साथ जो टीम लगाई जाती है,
जैसे अजहर महमूद थे साथ, वो जेसन गिलेस्पी को समझाते ना, जब अजहर महमूद कहेंगे कि आपके पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है और बाद में आप फिर स्पिनर से मैच जीतते हैं, तो ही इज मेकिंग अस ऑल लुक बैड। तो प्रॉब्लम ये है कि जो लोग साथ लगाए जाएं वो तो ऐसे हो ना जो इनको सही तरीके से गाइड कर सकें। देखिए जी, साथ ये फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ओहदेदार है, मैं इसलिए बात करता हूँ कि ये असल मुद्दा तो इनके आता है ना कि ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों को क्यों साथ ओब्लाइज करते हैं, सिफारिश पे क्यों ओब्लाइज करते हैं, जिनके ऊपर अथॉरिटीज के साथ रिलेशन होते हैं उनको क्यों ओब्लाइज करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को बर्बाद करने के लिए, अपने जो यंगस्टर्स हैं उनके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। जो आपके यहाँ पर लोग हैं, आप जो काबिल लोग हैं, जिनकी रूट्स हैं यहाँ पर, आप उनको क्यों नहीं साथ इस्तेमाल करते, जिनको पता कि आप ऑनेस्ट हैं, कभी इस तरह की जो फजूल किस्म की एक्टिविटीज है उनमें भी वो पार्ट नहीं रहे। फिर जिनको पता है कि पाकिस्तान में कौन से स्पिनर है, असगर कौन है, रजा हसन कौन था, फिर अली उस्मान कौन था, फिर और जो आपके पास उमर खान था, ये जो 8 स्पिनर आपने जाया किए वो कौन थे, जिनको नॉलेज होनी चाहिए, फिंगर टिप्स भी होने चाहिए, जो बता सके कि हमारे पास शादाब खान के अलावा भी टैलेंट है। तो ऐसे लोगों को तो सिस्टम से दूर कर दिया जाता है। तो ठीक है रऊफ, एक आखिरी सवाल मुझे बताइएगा, अंडर द लीडरशिप ऑफ सलमान अली आगा एंड माइक हैसन इंचार्ज, आपकी जो वाइट बॉल की टीम्स हैं वो आगे जाती हुई आपको दिखाई दे रही हैं? देखिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि सलमान अली आगा बेस्ट प्रोस्पेक्ट थी, जिसको कप्तानी के लिए इन्होंने चुना वाइट बॉल के लिए, और उसकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, कैप्टनसी बहुत अच्छे तरीके से वो फ्रेंच पे लीड कर रहा है। माइक हैसन में भी कोई डाउट नहीं है क्योंकि उनका भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मगर उनको एक इजी एक्सेस इसलिए मिली हुई है कि एक बांग्लादेश की टीम जो आपको पता है कि यूएई से पूरे तरीके से हार के आई है, फिर उनके मेन स्ट्रीम प्लेयर्स भी नहीं आए, फिर आगे वेस्ट इंडीज की एक नेशनल वीक टीम जो पाकिस्तान का व्हाइट बॉल का टूर करेगी, तो थोड़ी सी उनको इजी एक्सेस है। जब अच्छी टीमों के खिलाफ मैच आएंगे इनके या तब पता चलेगा, तो फिर इनका असर ठीक है पे शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप फास्ट बॉलर हमारे साथ थे और बहुत सारी चीजों पे अपना एनालिसिस दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।